हाँ तो भाई, हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है हमारे नए लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो हमने पुराने लेक्चर्स में माइक्रो और मैक्रो पढ़ा था, शॉर्ट में पढ़ा था। अब यही जो चीज़ें हैं जो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं या अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, वो उसी उन्हीं चीज़ों के डिटेल में हो, मतलब डिटेल्ड कंसेप्ट होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मेन कंसेप्ट को शुरू करने से पहले हमें जो है हमारे बेसिक कंसेप्ट जो हैं उनको रेडी करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में मोस्टली हम बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। उसके बाद वाले चैप्टर में भी हम थोड़े से बेसिक कंसेप्ट्स ही पढ़ेंगे। फिर बाद में जब एडवांस कंसेप्ट्स आएंगे तब हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, वो है मार्केट एंड इट्स टाइप्स। अब तुम बोलोगे यार, मार्केट तो हमें पता है, जहाँ पे हम चीज़ों को खरीदते हैं और बेचते हैं, बट उसके टाइप्स हमने नहीं सुने। तो मैं बोलूँगा हाँ सही बात है, उसके टाइप्स मोस्ट लोग नहीं सुनते हैं। ठीक है। अब तुम बोल दो कि सस्ता बाजार महंगा बाजार, वो बात अलग है, लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज में जो हमारे मार्केट होते हैं उनको भी क्लासिफाई किया गया है कई कई डिफरेंट फैक्टर्स को, बेसिस को लेके और सारी चीज़ों को लेके। तो आज के इस लेक्चर में हम वही पढ़ने वाले हैं। तो यार पहले तो सबसे पहले हम एकदम से जल्दी से मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट क्या होता है। ठीक है। तो ये सारे वो वाले पॉइंट्स हैं जो मार्केट के बारे में बताते हैं कि यार मार्केट में सबसे पहली बात है प्रेजेंस होनी चाहिए बायर्स और सेलर्स की। भाई बाइंग एंड सेलिंग तभी तो हो पाएगी ना जब वहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स होंगे। जब तक होंगे नहीं बायर्स और सेलर्स तो कौन करेगा बाय और कौन करेगा सेल। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहले वहाँ पे प्रेजेंस होनी चाहिए बायर्स की, यानी कि जो लोग खरीदते हैं, और सेलर्स की यानी कि जो लोग सेल करते हैं। ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है कि वहाँ पे एक्सचेंज होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का। वहाँ पे बायर्स और सेलर्स तो प्रेजेंट हैं, लेकिन वहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो रहा कुछ भी, है ना। वहाँ पे कोई लेन देन नहीं हो रहा कि भाई तुम ये वाला प्रोडक्ट ले लो, तुम ये वाला प्रोडक्ट ले लो, ये हो ही नहीं रहा। तो भी हम उसको मार्केट नहीं बोलेंगे। मार्केट अभी बोलेंगे जब वहाँ पे एक्सचेंज हो रहा हो, कुछ ट्रांजैक्शंस हो रही हो गुड्स में या सर्विसेज में। मान के चलो मेरी अगर एक वीट की दुकान है, या मेरी क्या किसी ए पर्सन की मान के चलो वीट की दुकान है, तो वो उसका वीट जो है वो सेल होना चाहिए और लोगों को उसका जो वीट है वो खरीदना पड़ेगा, मतलब खरीदना होना चाहिए। तभी हम उसको एक मार्केट कहलाएंगे, बोलेंगे। दूसरा है मार्केट के, अब जो भी हम ये पढ़ रहे हैं ये करेक्टरिस्टिक्स हैं मार्केट के। ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना यार ये हम क्या पढ़ने लग गए एकदम से। ये मार्केट के करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें मार्केट में होती हैं या होनी चाहिए। ओके। चलो। तो मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेशन की एबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वहाँ पे जो प्राइस है वो बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड होनी चाहिए, और वो फ्लक्चुएट कर सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस। अब इसका मतलब क्या है? देखो प्राइस डिटर्मिनेशन तो बता अलग ही हमसे पता चल रहा है कि प्राइस का क्या कहते हैं डिटर्मिनेशन को, मतलब प्राइस का होना या प्राइस क्या होगी, इसको हम प्राइस डिटर्मिनेशन कहते हैं। अब मैंने आपको पिछली बार बताया था, अभी देखो हमने सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व नहीं पढ़ा है। सप्लाई और डिमांड को समझने के लिए हमें सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगी। तो तब तक मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि जो सप्लाई होती है, अब मान के चलो किसी प्रोडक्ट की सप्लाई है वो कम हो गई, है ना, और बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, बाकी सारी चीज़ों को आप कांस्टेंट मान लो, लेकिन सप्लाई जो है वो कम हो गई। तो उस हिसाब से देखा जाए तो डिमांड जो है वो बढ़ गई ना। पर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, पर प्रोडक्ट। जैसे कि पहले 100 प्रोडक्ट्स थे और उसको खरीदने वाले भी 100 लोग थे, तो डिमांड पर प्रोडक्ट कितनी थी? 1। अरे डिवाइड कर दो ना 100 को
100 प्रोडक्ट्स को 100 लोगों से डिवाइड कर दो तो डिमांड पर प्रोडक्ट 1 थी। पर मान के चलो सप्लाई हो गई है हमारे पास 50 प्रोडक्ट की सिर्फ और डिमांड अभी भी 100 है, तो हमें क्या देखने को मिला कि भाई डिमांड पर प्रोडक्ट कितनी हो चुकी है, सप्लाई पर प्रोडक्ट कितनी हो चुकी है 0.5, यानी सप्लाई कम हो चुकी है। और अगर इसी का ये हम उल्टा कर दें कि डिमांड पर प्रोडक्ट, तो वो बढ़ गई है, वो हो गई है 2, जो कि यहाँ पे 1 थी, है ना, डिमांड पर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमें डिमांड को डिवाइड करना पड़ेगा प्रोडक्ट से। तो डिमांड आपने देखा कैसे बढ़ गई है। तो अब जब डिमांड बढ़ गई है तो अब क्योंकि सप्लाई उतनी है नहीं, तो जो प्राइस होता है वो ऊपर जाता है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, क्योंकि हर कोई अब पे कर सकता है उस लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्स के लिए। तो प्रॉफिट कमाने के लिए जो दुकान वाले होते हैं या जो रिटेलर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो प्रॉफिट कमाने के लिए प्रॉफिट मोटिव से उस चीज़ का प्राइस बढ़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इसकी डिमांड अच्छी खासी है और सप्लाई उतनी है नहीं। दूसरा, फिर बहुत सारे लोग बार्गेनिंग भी करते हैं, है ना, फिर बार्गेनिंग ईजी हो जाता है सेलर्स के लिए। तो इसी चीज़ की वजह से हमारी जब सप्लाई कम होती है, डिमांड बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली, तो प्राइस डिटर्मिनेशन अपने आप होने लग जाता है। तो प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब ये था। चलो भाई नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कंपटीशन, यानी मार्केट में कंपटीशन भी होता है। अब मार्केट में कंपटीशन कैसे होता है देखो, तो अगर डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स हैं और वो होमोजीनियस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मतलब एक जैसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उनके बीच में अच्छा खासा कंपटीशन होगा। उन सब की कोशिश रहेगी कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट बने और वो सबसे ज़्यादा उसकी डिमांड रहे, क्योंकि ज़्यादा डिमांड रहेगी यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो कंपटीशन होता है मार्केट में, ये भी एक करेक्टरिस्टिक है। फिर जब कंपटीशन होगा तो उसकी वजह से यार इनोवेशन आएगा, यानी वो पूरी कोशिश करेंगे ना अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बनाने की, तो वो नए नए मेथड्स को डेवलप करेंगे, ठीक है, नए नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करेंगे उसी के जैसे या बिल्कुल डिफरेंट। तो उसी को हम इनोवेशन कहते हैं, नई चीज़ का आना, नई टेक्नोलॉजी का आना, वही इनोवेशन है। और फिर है इफ़िशियंसी। तो सीधी सी बात है यार, हर किसी को अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज करना पड़ता है, मैक्सिमाइज करना होता है। तो वो क्या करेगा, वो रिसोर्स एलोकेशन इस हिसाब से करेगा कि उसकी जो प्रोडक्शन है मार्केट में वो सबसे इफ़िशियंट हो। समझ में आ रहा है, यानी कि वो फालतू खर्चे हटाएगा जो बंदा प्रोड्यूस कर रहा है, और जो बंदा बाय कर रहा है वो भी अपना जो रिसोर्सेज है उनको इफ़िशिएंटली इन्वेस्ट करेगा किसी प्रोडक्ट में। अगर उसे लग रहा है कि यार मेरे को 10 रुपये में 1 किलो आटा मिल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी जगह 10 रुपये में 2 किलो आटा मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने रिसोर्सेज को इफ़िशिएंटली लगाएगा दूसरी जगह, यहाँ पे उसे 2 किलो आटा मिल रहा है, जिससे कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो बायर्स एंड सेलर्स का मोटिव प्रॉफिट होता है, तो वो उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो इफ़िशिएंट रिसोर्स एलोकेशन करते हैं, यानी कि जस्ट रिसोर्स एलोकेशन करते हैं, जिससे कि लॉसेस जो हैं उनको बिल्कुल मिनिमाइज किया जा सके और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। इसी को हम एफिशिएंसी कहते हैं। फिर इंफॉर्मेशन का फ्लो होना। अब यार मार्केट है, मार्केट में कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है या कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो उस चीज़ की जो इंफॉर्मेशन है वो कंज्यूमर्स तक पहुंचनी चाहिए। पहुंचेगी तभी फिर डिमांड या सप्लाई में डिफरेंस क्रिएट होगा, और फिर प्राइस डिटर्मिनेशन होगा, और फिर फर्दर एक्सचेंजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होंगे। या फिर मान के चलो एडवर्टीजमेंट हो गया, एक एग्जांपल लेते हैं एडवर्टीजमेंट का। पहले ये सब हटा देते हैं, साफ कर देते हैं इसको एकदम से अच्छे से। तो एडवर्टीजमेंट है, तो एडवर्टीजमेंट सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो है। क्यों? क्योंकि ये सबको बताता है किसी प्रोडक्ट के बारे में, क्यों वो प्रोडक्ट बेटर है, क्यों आपको उसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा, ठीक है, और वो कहाँ पे मिलेगा।
लोकेशन। तो आप एडवर्टीजमेंट से क्या कर रहे हो, आप ना एडवर्टीजमेंट से एक इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर रहे हो क्राउड्स में, या फिर और सिंपल भाषा में बोला जाए तो क्राउड्स को यानी लोगों को, मासेस को इंफॉर्मेशन दे रहे हो किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी सर्विस के बारे में। तो इसी को हम इंफॉर्मेशन फ्लो कहते हैं। तो किसी अच्छे मार्केट में इंफॉर्मेशन के फ्लो का होना ज़रूरी है, जिससे कि बायर्स एंड सेलर्स को सबको पता चले कि हाँ ये प्रोडक्ट्स और ये सर्विसेज अवेलेबल हैं। तभी तो वो उसका यूज़ कर पाएंगे इफ़िशिएंटली, उसे खरीद पाएंगे या अच्छे से बेच पाएंगे। देखो, बायर्स के लिए फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का होना इसलिए ज़रूरी है कि उनकी जो डिमांड होगी प्रोडक्ट की वो बढ़ेगी। और सॉरी, उल्टा बोल दिया यार, आई एम सॉरी। सेलर्स के लिए फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाय करने की कोशिश करेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो हमने एक रफ नंबर ले लिया कि एवरी 1 आउट ऑफ 100 पीपल वांट्स टू बाय अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब वो अगर 100 लोगों के पास ही सिर्फ पहुंचा तो वहां पे सिर्फ एक ही बायर होगा। लेकिन मान के चलो वो अगर 1000 लोगों के पास पहुंचा तो हमारा रफ नंबर क्या होना चाहिए, एवरी 1 in 100, तो फिर वो हो जाएगा 10। यानी कि अब जो प्रोडक्ट पहले 100 लोगों के पास पहुंच रहा था उनमें से सिर्फ एक खरीदता था, अब वो 1000 लोगों के पास पहुंच रहा है और उसमें से अब 10 खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ रेशियो क्या चल रहा था, 1/100 चल रहा था ना रेशियो, कि हर 100 में से एक इंसान खरीदा था। तो अब हर 1000 में से 10 इंसान खरीदेंगे। तो इंफॉर्मेशन के फ्लो से क्या हुआ, इंफॉर्मेशन के फ्लो से उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। और भाई डिमांड बढ़ेगी तो सीधी सी बात है सेलिंग ज़्यादा होगी, सेलिंग ज़्यादा होगी तो भाई सीधी सी बात है प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा किसी भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। अब आपको बात समझ में आई कि क्यों ज़रूरी है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर ये तो सेलर्स की बात हो गई, अब बायर्स की बात कर लेते हैं कि बायर्स के लिए ये क्यों ज़रूरी है। बायर्स के लिए ये ज़रूरी है कि ये उनकी जो नीड्स हैं उसे फुलफिल करता है, फुलफिल ऑफ नीड्स। ठीक है, फुलफिल फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। तो उनकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगी इससे। मान के चलो कोई इंसान बीमार है और उस डिसीज जो है उसे उसकी एक मेडिसिन एग्जिस्ट करती है ना। लेकिन जो बायर है उसे पता नहीं है कि ऐसी भी कोई मेडिसिन होती है, क्योंकि उसके पास फुल इंफॉर्मेशन है ही नहीं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन है ही नहीं उसके पास। क्योंकि जो मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं करती या उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती, तो उसको नुकसान होगा बायर को, है ना। किसी भी पर्सन को नुकसान हो सकता है उस चीज़ से। क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर यही उसको इस बारे में पता होता कि ये वाली मेडिसिन एग्जिस्ट करती है मार्केट में, तो वो उसको रेडिली खरीद लेता, उसको बाय कर लेता और अपनी जो भी डिसीज है या कोई और दिक्कत है, परेशानी है, उसको ट्रीट कर लेता। ठीक है, अब तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि इंफॉर्मेशन का फ्लो क्यों ज़रूरी होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप कि यार तुम्हें ये समझ में आया होगा कि मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कि भाई मार्केट में हमें ये तो पता है कि मार्केट होता क्या है, लेकिन मार्केट में एक्चुअली में क्या होता है। आई होप तुम्हें इन पॉइंट्स से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये सारे मेन पॉइंट्स थे। मार्केट में ऑब्वियसली बहुत कुछ होता है, आजकल के मार्केट्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और एडवांस्ड हैं, तो उनमें बहुत कुछ होता है। बट ये जो सारी चीज़ें हमने 5 के 5 पॉइंट्स जो पढ़े हैं, ये यार बेसिक हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई भी मार्केट इन पांचों पॉइंट्स के बिना, कंडीशंस के बिना प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि बायर्स एंड सेलर्स तो होने चाहिए, फिर उनके बीच में एक्सचेंज होना चाहिए, प्राइस डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी प्राइस आ गई तो कुछ भी हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत कंपटीशन होना चाहिए जिससे कि इनोवेशन हो। ठीक है, थोड़ा कंज्यूमर के पास पावर आए कि वो प्राइस डिटरमाइन कर पाए, ये सब। और फिर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि हाँ यार एटलीस्ट
इस चीज़ का मार्केट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, क्योंकि लोगों को अगर पता ही नहीं हुआ कि मार्केट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो वो फिर जाएंगे ही क्यों वहाँ पे बाय या सेल कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आज का जो लेक्चर है वो बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा बड़े हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, मार्केट को हमने डिफाइन किया है बेस्ड ऑन कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो यानी अब हम टाइप्स ऑफ मार्केट में आ चुके हैं। टाइप्स ऑफ मार्केट्स। अब बेस्ड ऑन कंपटीशन हमने क्या किया, मार्केट को क्लासिफाई कर दिया है। तो सबसे पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। अब यार परफेक्ट कोई चीज़ होती नहीं है, तो फिर हमने यहाँ पे परफेक्ट क्यों लिखा है, क्योंकि हम ना ये आइडियलिस्टिक है, ये एक आइडियलिस्टिक सिनेरियो है, या फिर सॉरी, ये एक आइडियल सिनेरियो है कि मार्केट ऐसा होना चाहिए। साइंटिस्ट जो भी इकोनॉमिस्ट होते हैं, उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग, उनकी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ ऐसी कंडीशंस को स्पेसिफाई किया है जो एक मार्केट को परफेक्ट मार्केट बनाती है। ठीक है, परफेक्ट मार्केट बनाती है। तो उन कंडीशंस को उन्होंने क्या किया, एक परफेक्ट कंपटीशन का नाम दे दिया, जिसमें वो सारी कंडीशंस को उन्होंने रख दिया जो एक परफेक्ट मार्केट में होनी चाहिए। देखो यार, अगर आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊं तो परफेक्ट मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता, हम जो या परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता। हम जो भी आसपास अपने मार्केट्स देखते हैं वो सारे इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आते हैं। ठीक है, लेकिन हमने परफेक्ट कंपटीशन को फिर डिफाइन इसलिए किया है कि अब हमारे जो दूसरे मार्केट्स हैं उनको हम रेडिली कंपेयर कर पाएं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। देखो यार, अगर आपको हाइट नापनी होती है अपनी, तो आप हाइट को अपने जो स्केल होता है या मीटर स्केल होता है, उसमें जो नंबर दिए हुए हैं उसी से तो कंपेयर करके नापते हो, है ना। तो इसीलिए हमारे मार्केट किस टाइप के हैं, कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं या बीच के हैं, हम उसको नापेंगे किस स्टैंडर्ड से। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड जो है या उसको कैसे कंपेयर करेंगे उन मार्केट्स को, तो उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया, और स्टैंडर्ड जो है वो है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। एक आइडियल है बट है, और हमें इसका ये यूज होता है कि हम इससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स को कंपेयर कर पाते हैं कि कौन सा मार्केट कितना अच्छा है और कौन सा मार्केट कितना बुरा है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अब वही है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होने चाहिए, तभी वो मार्केट एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन कहलाएगा। क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ बायर्स होंगे तो सेलर्स के पास चॉइस होगी और उनको प्रॉफिट मिलेगा। ज़्यादा नंबर होगा सेलर्स का तो बायर्स को चॉइस मिलेगी और वो उनका भी प्रॉफिट होगा, है ना। कोई महंगा बेच रहा है, कोई सस्ता बेच रहा है, तो उनको भी प्रॉफिट मिलेगा। तो ये होना चाहिए। दूसरा है, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होने चाहिए। अब किसी भी चीज़ का मार्केट है, अब तुम बोलोगे यार मार्केट में तो हर तरीके का प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन देखो मार्केट में ना, मार्केट को हम सिर्फ बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते। इकोनॉमिक्स में मार्केट को हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मार्केट को भी देखते हैं, समझ गए। अब जैसे कि इसको एग्जांपल से दिखाता हूँ। साइकिल है, तो साइकिल का ना अपना एक अलग मार्केट है, अब उसका अलग कंज्यूमर बेस है, सेलर बेस है। तो जो साइकिल को हम एक अलग मार्केट में रख देते हैं, तो इसीलिए हम जो साइकिल का सेलिंग है, बाइंग एंड सेलिंग है, तो इसको हम साइकिल मार्केट बोलेंगे, है ना। तो इसीलिए इसमें बोला हुआ है होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होने चाहिए, यानी कि थोड़े बहुत मतलब बिल्कुल मिलते हुए प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो वो सेल कर रहे हैं। कौन सेल कर रहे हैं? सेलर्स। तो ये है दूसरा पॉइंट है हमारा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, नो बैरियर्स। यानी कि बिल्कुल बैरियर्स होने नहीं चाहिए। जिस जो फर्म्स हैं, जो कॉरपोरेशंस हैं, उनके पास पूरी फ्रीडम रहनी चाहिए कि वो कब एंट्री कर रहे हैं और वो कब एग्जिट ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स। अब भाई साहब, इसी जो इंफॉर्मेशन फ्लो के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी है,
उसको इसने दूसरी टर्मिनोलॉजी में डिफाइन कर दिया, वो है परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स। तो बायर्स एंड सेलर्स में परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए किसी प्रोडक्ट को लेकर, परफेक्ट नॉलेज या कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि सेलर्स को पता होना चाहिए कि वो क्या बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, और उनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ होने चाहिए। और बायर्स को पता होना चाहिए उन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जो सेलर्स बेच रहे हैं, जिससे वो बेस्ट डिसीजन मेकिंग ले पाए, कर पाए। तो यार ऐसा तो एग्जिस्ट करता नहीं है ना? क्योंकि यार आप एक दुकान पे जाओगे साइकिल को खरीदने, फिर दूसरी दुकान पे जाओगे, तीसरी पे जाओगे, पर आप सारी पे नहीं जा पाओगे। तो जब आप सारी पे नहीं जा पाओगे दुकानों पे, तो आप सबकी प्राइसेस भी कंपेयर नहीं कर पाओगे, और अपने लिए जो वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है वो भी नहीं ले पाओगे। आप बस एक ऐसा डिसीजन लेते हो जो आपको लगता है वो बेस्ट है ना? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड एबिलिटीज़ हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, क्योंकि और लिमिटेड टाइम है और एनर्जी है। तो इस वजह से भी हम जो है परफेक्ट नॉलेज गेन नहीं कर पाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे नॉलेज से मतलब ये नहीं है कि थ्योरेटिकल नॉलेज, यहाँ पे नॉलेज से मतलब ये भी है कि इंफॉर्मेशन, है ना? कौन से प्रोडक्ट कितने अमाउंट में, कहाँ पर और किस प्राइस में अवेलेबल हैं, ये भी हमारा प्रोडक्ट नॉलेज में आ जाता है। तो परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए बायर्स एंड सेलर्स में, जो कि नहीं होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, ये एक आइडियलिस्टिक सिनेरियो है, मैं आपको फिर से बता दूं। बस हमने एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया है मार्केट्स को कंपेयर करने के लिए। फिर है फर्म्स आर प्राइस टेकर्स, नो सिंगल फर्म कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि यार किसी भी फर्म का डोमिनेशन नहीं होना चाहिए। नो डोमिनेशन ऑफ ए सिंगल फर्म। देखो, फर्म से मतलब है हमारा कॉरपोरेशन, ग्रुप या कंपनी, है ना? बस डिफरेंट डिफरेंट नाम दे रखे हैं। तो किसी का भी डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी की मोनोपोली हो जाएगी ना, तो वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचेगा और अपने ही प्रॉफिट सबसे ज़्यादा कमाने की कोशिश करेगा, और दूसरों को फिर नुकसान होगा। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारा जो ये वाला करेक्टरिस्टिक्स है वो ऐड किया गया कि भाई किसी का भी ना डोमिनेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि कंपटीशन जब एग्जिस्ट कर रहा है, जब परफेक्ट कंपटीशन जब एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें सबके पास कुछ ना कुछ पावर होनी चाहिए। सेलर्स के अमंग भी पावर होनी चाहिए, और सेलर्स और बायर्स के अमंग भी पावर होनी चाहिए प्राइस को इन्फ्लुएंस करने की। क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिट। ठीक है, किसको कितना प्रॉफिट हुआ। तो हमारा परफेक्ट कंपटीशन ये कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली कि यार सबको प्रॉफिट होना चाहिए, किसी किसी एक को प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, या फिर किसी दो को प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, सबको प्रॉफिट होना चाहिए, या सबको चांसेस मिलने चाहिए प्रॉफिट को गेन करने की। तो ये हमारा परफेक्ट कंपटीशन कहता है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। हम अब नेक्स्ट चलेंगे हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे। हाँ, तो हमने परफेक्ट कंपटीशन का सबसे पहला वाला पॉइंट पढ़ लिया है। नेक्स्ट यार वी आर ऑन टू इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, ध्यान देना। यहाँ तक जो है ये था परफेक्ट कंपटीशन। अब जो हम मार्केट्स पढ़ेंगे सारे वो होंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन के क्लासिफिकेशंस। ठीक है, क्योंकि अब हम रियल वर्ल्ड या रियल सिनेरियो बेस्ड मार्केट्स पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला आया था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मार्केट है। आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, किसी भी प्रोडक्ट के मार्केट में चले जाओ, आपको ये वाला मार्केट दिख ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके वो है ही ऐसे। मैनी बायर्स एंड सेलर्स, बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं शू कंपनी का। शू कंपनी, तो शू कंपनी आपने देखा है बहुत सारे हैं, गुच्ची है, एडिडास है, नाइकी है। ठीक है, तो मतलब सेलर्स भी बहुत सारे हैं, और बायर्स तो आपको पता ही है होते ही हैं बहुत सारे। क्योंकि बायर्स हम ही लोग तो हैं, हाउस होल्ड्स हो गए, कॉरपोरेशंस हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए, ये सारे बायर्स हो गए। फिर है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, यानी कि डिफरेंट उसमें
जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं तो सिमिलर, बट उनमें थोड़ी थोड़ी डिफरेंस भी है। जैसे आपने देखा होगा कि शू कंपनीज में भी हर कंपनी एक पर्टिकुलर टाइप के शू के लिए फेमस है। यानी गुच्ची और नाइकी है वो स्नीकर्स के लिए फेमस है, ठीक है। जो हमारे एडिडास है वो हमारे स्पोर्ट्स शूज़ के लिए फेमस है। देखो यार, मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है शूज़ की, बट इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि कौन थोड़ी सी कौन सी कंपनीज हैं वो कौन से प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं, ठीक है। फिर हमारे इंडिया का जो ब्रांड है बाटा, वो तुम्हारे सैंडल्स हो गए या जो फॉर्मल शूज़ हो गए वो फेमस है इंडिया में। तो आई होप आपको आइडिया मिल रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। है तो ये सारे शूज़ ही है तो ये सारे शूज़ ही यानी है तो एक ही टाइप के गुड्स, पर उसमें भी लेकिन डिफरेंशिएशन है कि यार कोई कैजुअल वियर है, कोई फॉर्मल वियर है, कोई स्पोर्ट्स के लिए है, कोई किसी और चीज़ के लिए है। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, यानी इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। फर्म सेल सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल गुड्स, यानी सिमिलर प्रोडक्ट्स को बेच रही हैं सारी कंपनियां, शूज़ को ही बेच रही हैं, बट उनमें भी जो शूज़ की जो क्वालिटी है या जो टाइप है उनमें अंतर है, या किसी ना किसी करेक्टरिस्टिक में अंतर है। तो ऐसे चीज़ों को हम बोलते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। यानी वो सेम चीज़ है, टाइप वो सेम है, लेकिन उनमें भी अंतर है। तो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लो बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट। यानी यहाँ पे लो बैरियर्स होते हैं, थोड़ी सी कुछ ना कुछ कंडीशंस फिल करनी पड़ती हैं। किसको? सेलर्स को। यानी आपकी कोई प्रॉपर एक इंडस्ट्री होनी चाहिए या कंपनी होनी चाहिए, उसमें अगर आपको क्लासिफाई किया जाएगा टर्नओवर के बेसिस पे, प्रॉफिट के बेसिस पे, तो कुछ ना कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है, सर्टिफिकेशंस होने चाहिए आपके पास, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए आप जो भी कर रहे हैं या करने का प्लान कर रहे हैं उस चीज़ का। तो यहाँ पे थोड़े से बैरियर्स होते हैं पर वो कम होते हैं, ठीक है। तो अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं वहाँ पे ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट्स बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में थोड़े से लो बैरियर्स देखे गए हैं बाकी गवर्नमेंट के कंपैरिजन में, ठीक है। डिक्टेटरशिप में सबसे ज़्यादा बैरियर्स होते हैं। फिर थोड़े से हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में थोड़े और कम हो जाते हैं और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में फिर और कम हो जाते हैं। अब देखो ये सब चीज़ें थोड़ी सब्जेक्टिव होती हैं, तो हाँ एक्सेप्शंस ज़रूर बनते हैं, बट मैं एक जनरल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फर्म्स हैव सम कंट्रोल ओवर प्राइस ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे बोल रहा है कि फर्म्स के पास ना एबिलिटी होती है प्राइस को इन्फ्लुएंस करने की, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो अलग अलग है, थोड़ा सा उनमें डिफरेंशिएशन है, थोड़ा सा उनमें डिफरेंस है। तो इसको एग्जांपल से पढ़ते हैं। इकोनॉमी यार सबसे बेस्ट है, इसको एग्जांपल से पढ़ो इकोनॉमी को। तो मान के चलो हम शू का ही एग्जांपल ले लेते हैं, शू कंपनीज का। तो यहाँ पे हमारे पास आ गए स्पोर्ट्स शूज़, फिर आ गए फॉर्मल, और फिर आ गए हमारे पास कैजुअल, ठीक है। ये तीन टाइप्स हो गए शूज़ के। अब यार सबसे हमें पता चला कि यार स्पोर्ट्स में तो सबसे बढ़िया हमारे पास एडिडास है। तो एडिडास सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स के बनाती है, या फिर सबसे ज़्यादा वो फेमस है उसमें, उस सेगमेंट में। तो उसके पास एबिलिटी होगी यार प्राइस को इन्फ्लुएंस करने की, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है ना। ऐसी फॉर्मल में हमने देखा कि भाई फॉर्मल में बाटा का है। यार एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है। हम कोई स्टैटिक्स के बेसिस पे ये मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, बस एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ अजम्पशन के बेसिस पे। तो हमें पता चला कि फॉर्मल में बाटा अच्छी है। तो अब जितने भी लोगों को फॉर्मल ख़रीदना है, या जितनी भी कंपनीज जो फॉर्मल शूज़ मैन्युफैक्चर कर रही हैं, तो बाटा के पास थोड़ी सी पावर होगी उनके ऊपर कि वो प्राइस इन्फ्लुएंस कर पाए। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है ना। तो वो जैसा चाहे अपना प्राइस सेट कर सकते हैं, कम सेट कर सकते हैं, ज़्यादा सेट कर सकते हैं,
मीडियम पे रख सकते हैं। अब है हमारा कैजुअल। कैजुअल में मान के चलो हमारा गुच्ची है। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान मत देना, कंसेप्ट पे ध्यान देना। तो हमें पता चला कि यार कैजुअल में गुची है, तो उनके पास थोड़ी सी पावर होगी प्राइस इन्फ्लुएंस करने की। ठीक है, अगर वो डोमिनेट कर रहे हैं उस सेगमेंट में, जो कि हमारा कैजुअल सेगमेंट। और प्रोडक्ट कौन सा है? प्रोडक्ट है हमारा शू। तो इनके पास थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है प्राइस को मैनिपुलेट करने का। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर मान के चलो कि यार ये सब एग्जिस्ट करता ही नहीं, शूज स्पोर्ट्स सेगमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, फॉर्मल सेगमेंट एग्जिस्ट नहीं करता और कैजुअल भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो सिर्फ शूज एग्जिस्ट करते और एक ही टाइप के शूज बनते, तो इन सब के पास पावर होती। और अगर सबके पास पावर है तो यानी किसी के पास पावर नहीं है। आई होप आप समझ रहे होंगे, थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है। मतलब देखो यार, ऐसा है ना, अगर ये सारे सेगमेंट एग्जिस्ट नहीं करते तो इनकी मोनोपोली नहीं होती, और अगर किसी एक बंदे की मोनोपोली नहीं है तो फिर वही है ना, फिर सबको एक साथ मिलकर डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक ने अलग डिसीजन लिया और बाकियों ने वो वाला डिसीजन नहीं लिया, मान के चलो एडिडास ने प्राइस बढ़ा दिया और बाटा और गुची ने नहीं बढ़ाया, अगर ये सारे सेगमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो भाई वही होगा ना, इनकी जो डिमांड है एडिडास की, वो फिर कम हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने तो अपना दाम जो है वो बढ़ाया ही नहीं। ये चीज़ भी होती है। तो जब हम देखते हैं कि यार फर्म्स के पास थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है तो वो अपने हिसाब से प्राइस सेट करते हैं, और जब उनके पास कंट्रोल नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, वो अपना ग्रुप बना लेते हैं, झुंड बना लेते हैं, और अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ ही वो झुंड बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, जिससे वो प्राइस को मैनिपुलेट कर सकें इजीली। ठीक है, एक दूसरे के कोऑपरेशन के साथ। तो आई होप ये वाला पॉइंट भी समझ में आया होगा। चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नॉन प्राइस कंपटीशन इज कॉमन। अब बोला है मोनोपोलिस्टिक में नॉन प्राइस कंपटीशन बहुत कॉमन होता है। अब क्योंकि हमें पता है यार यहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हमें सेल होते हुए दिख रहे हैं, तो उसी का एडवांटेज जो होता है फिर और बाकी चीज़ों पे पड़ता है, जैसे कि नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब ये है, या तो ब्रांड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, या एडवर्टीजमेंट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। अब इसको एग्जांपल के साथ स्टडी करते हैं। आपने देखा होगा यार, गुची जो है वो नॉर्मल शूज़ बनाती है, उनके शूज़ में ऐसी कोई बहुत ज़्यादा क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता बाकी शूज़ के कंपैरिजन में, पर उनके शूज़ बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और लोग उनको खरीद भी रहे हैं महंगे महंगे होने के बावजूद भी। तो सबसे पहला है कि उन्होंने उसको उसकी ब्रांड ब्रांड वैल्यू को बढ़ाया है। यानी अगर आप इन शूज़ को ओन करेंगे तो आपकी भी वैल्यू वैल्यू बढ़ जाएगी। इसको हम बोलते हैं ना ब्रांड वैल्यू से एसोसिएट करना, मतलब लोग अपने आप को किसी ब्रांड से एसोसिएट करके दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जो आप ओन करते हैं या जिससे आप जुड़े हुए हैं, आपकी वैल्यू उस चीज़ से डिफाइन की जाती है सोसाइटी में। ये एक बहुत कॉमन परसेप्शन है। तो जैसे कि आप जिस नेशनैलिटी से हैं तो आपके बारे में बाकी के अजम्पशन भी लिए जाएंगे कि आप हो सकता है कौन सा खाना पसंद करें, किस टाइप का खाना पसंद करें, ठीक है, या किन चीज़ों को पसंद करते हैं। तो अजम्पशन लिया जाता है इन सब चीज़ों से। तो सोसाइटी में लोग जब रहते हैं तो वो इन असम्पशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसलिए वो अपने आप को हायर वैल्यूज़ वाली चीज़ों से एसोसिएट करते हैं। यही कारण है कि गुची जो है, जिसने एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करी है अपने प्रोडक्ट को महंगा करके, वो जो है अपनी जगह पाता है अमीरों में, या वो ना भी अमीरों में, यानी कि जो लोग अमीर बनना चाहते हैं। तो हमने देखा कि यार जो गुची है उसने ब्रांड वैल्यू क्रिएट करी। फिर दूसरा है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट आप इस हिसाब से करो कि जो आपके प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू बढ़ जाए। तो वो भी एक चीज़ होती है। जितना ज़्यादा आप एडवर्टीजमेंट करोगे उतना ज़्यादा फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा, जितना ज़्यादा फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा उतनी ज़्यादा उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने के चांसेस होते हैं, और फिर डिमांड बढ़ेगी तो फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा।
तो जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है तो यार जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो सेलर्स हैं, फिर उनका और प्रॉफिट कमाने का मोटिव होता है, तो उनके पास कंट्रोल आता है प्राइस को मैनिपुलेट करने का। तो यहाँ पे जो नॉन प्राइस कंपटीशन की बात की गई है, वो इसी बात की गई है कि भाई किसकी ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है या किसका जो एडवर्टीजमेंट गेम है वो स्ट्रॉन्ग है। देखा है ना आपने टीवी पे यार, आजकल एक से एक क्रिएटिव एड्स हैं वो देखने को मिलते हैं टीवीज पे, मोबाइल्स पे, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे हमें बहुत सारे एड्स देखने को मिलते हैं। कुछ क्रिएटिव होते हैं, कुछ बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, कुछ जेनरिक होते हैं। तो वहाँ पे भी एक अलग कंपटीशन चल रहा है कि किसका एडवर्टीजमेंट अच्छा होगा या ज़्यादा होगा, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे पहुँच सकता है। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होता है, और ये क्या होता है ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें पता चलता है, ना कि इसके नाम से। ठीक है। रेस्टोरेंट्स के ब्रांड्स हैं, क्लोथिंग ब्रांड्स हो गए, हेयर ड्रेसर और ऐसी अनगिनत चीज़ें जिनको हम उनकी ब्रांड वैल्यू से या उनकी एडवर्टीजमेंट से खरीदते हैं, और वो इस सेगमेंट के अंदर आती हैं, यानी कि वो इन कंडीशंस को फुलफिल करती हैं। वो बोले प्रोडक्ट्स को हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में रखते हैं या मोनोपोलिस्टिक मार्केट्स में रखते हैं। यहाँ पे कंपटीशन को एक्चुअली रिप्लेस कर सकते हैं हम टर्म मार्केट से, क्योंकि हम मार्केट के टाइप ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है ओलिगोपोली। तो यार ओलिगोपोली को पढ़ते हैं, ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ लार्ज फर्म्स होते हैं, यानी कि नॉर्मल मार्केट से थोड़ा सा हटके होता है ये, मोनोपोलिस्टिक से थोड़ा सा हटके होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कुछ लार्ज फर्म्स होते हैं। बहुत सारे फर्म्स नहीं होंगे यहाँ पे, सिर्फ फ्यू होंगे, लेकिन वो जो होंगे वो लार्ज होंगे। ठीक है। प्रोडक्ट्स में भी होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड, यानी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हो सकता है कि बिल्कुल ही सिमिलर हो, यानी कि ये ट्राइंगल मैंने बनाया, मान के चलो ये ट्राइंगल प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट बिल्कुल सिमिलर भी हो सकते हैं और बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं। अब तुमने बोला यार तुमने ट्राइंगल ही तो बनाया है, तो मैं बोलूँगा यार देखो तो सही, ये ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में बहुत विजिबल डिफरेंस है। तो यानी कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर भी हो सकते हैं और थोड़ा सा उनमें डिफरेंशिएशन भी हो सकता है। ठीक है, ओलिगोपॉली की ये खासियत होती है। फिर है, अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो, तो ओलिगोपॉली में हम यार एक एग्जाम्पल लेंगे, वो है हमारा एयरप्लेन मैन्युफैक्चरर्स। एयरप्लेन मैन्युफैक्चरर्स। अब मैंने यही वाला एग्जाम्पल क्यों लिया, एक्चुअली सबसे कॉमन एग्जाम्पल यही है। ओलिगोपॉली में आपने देखा होगा एयरप्लेन बनाने वाली कंपनियां ना बहुत कम होती हैं, वेरी फ्यू, और वो जो होती हैं वो बहुत लार्ज होती हैं, क्योंकि वो बहुत लार्ज स्केल पे काम कर रही होती हैं, इंडस्ट्रीज में भी और मार्केट सेगमेंट में भी। उनका टर्नओवर ज़्यादा होता है, उनके प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं, और वो बहुत बड़ी होती हैं। अ, तो ये जो हमारी एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, इनको हम ओलिगोपोली कंपटीशन में रख सकते हैं। ठीक है। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो एयरप्लेन है या एरोप्लेन है, वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। देखा होगा आपने कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता प्लेन्स में डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के। हालांकि वो बिल्कुल ही एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होती, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी एंड एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। तो हाँ, प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, पर कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो डिफरेंशिएटेड भी होते हैं। अब मैं आपको बता दूं डिफरेंशिएटेड कैसे हो सकते हैं एयरप्लेन। अब हो सकता है कि वो स्मॉल हो या लार्ज हो, ये डिफरेंस हो सकता है। हो सकता है कि कुछ कमर्शियल हो
और कुछ पैसेंजर बेस्ड हों। यहाँ पे कमर्शियल से मेरा मतलब है कि सिर्फ यार गुड्स और गुड्स को जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, या फिर मुझे इस एक्चुअली इसको ट्रांसपोर्ट लिखना चाहिए। कुछ ट्रांसपोर्ट है या कुछ पैसेंजर बेस्ड है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपके कि कैसे एयरप्लेन कंपनीज में भी ये क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। मोस्टली बहुत कम ही कंपनीज होती हैं, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पे करना पड़ता है, तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट हमारा सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू एंट्री। अब यहाँ पे बैरियर्स क्यों हैं यार? एयरप्लेन कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि यार कि वो इंसान मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, वो कर। एक्चुअली इसमें बैरियर इस वजह से एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो स्टार्टअप करना है उसमें बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट लगती है। देखो, बैरियर्स से मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट बैरियर्स। हो सकता है आपको बैरियर्स देख के याद आता हो कि यार सर्टिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, नहीं। बैरियर्स से मतलब यही गवर्नमेंट बैरियर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ हम बात कर रहे हैं बाकी ओवरऑल बैरियर्स की, जैसे कि स्टार्टअप कॉस्ट कितनी है ना, तो वो भी तो आपके लिए एक रुकावट बन जाएगी। तो यहाँ पर स्टार्टअप कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा होती है, इट्स वेरी हाई, क्योंकि आपको प्रोडक्ट ही ऐसा मैन्युफैक्चर करना है। तो आपको सबसे पहले आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, आपके पास इंजीनियर्स होने चाहिए, साइंटिस्ट होने चाहिए, आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, वो भी टन्स में, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। आपके पास प्रॉपर इंडस्ट्री होनी चाहिए, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो मशीन्स के द्वारा की जाती है, प्रॉपर मशीनरी होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है और महंगा पड़ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो बैरियर्स होते हैं, हाई स्टार्टअप कॉस्ट और हाई क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट, डिसीजंस बाय वन अफेक्ट अदर्स। अब इसका क्या मतलब है? देखो यार, बहुत कम है फर्म्स, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक ने प्राइस बढ़ाया, फिर दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा, या तीसरे को, फिर तीसरा सोचेगा कि यार मेरे को तो प्रॉफिट उतना नहीं हो रहा जितना इनको हो रहा है। तो मतलब बहुत ज़्यादा इम्बेलेंस क्रिएट होता है। तो ये फर्म्स क्या करते हैं, ये स्मार्ट होते हैं, थोड़ा से चालू टाइप के होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर लेते हैं। उस कोऑपरेट में ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम यार इस प्राइस से ऊपर नहीं जाएंगे, इस प्राइस से नीचे नहीं जाएंगे। उससे ना इनका जो प्रॉफिट है वो अपने जो कंपटीशन है उससे सिक्योर हो जाता है। यानी कि मान के चलो, एक फर्म है, फर्म ए, एंड देयर इज फर्म, देयर इज फर्म बी। तो इसके पास 50 लोग आते हैं, इसके पास 40 लोग आते हैं। तो इन्होंने क्या किया, और यही दो फर्म्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं उस पर्टिकुलर मार्केट में। तो इन्होंने क्या किया, डिसाइड कर लिया कि यार हम एक प्राइस पे एग्री कर लेते हैं कि ये मिनिमम प्राइस होगी, ऐसे 90 रुपये, और ये मैक्सिमम प्राइस होगी। ऐसे ही इसकी भी मिनिमम प्राइस ये सेट कर ली। अब ये क्या करेंगे, इनमें से 95 रख ली इसने 97 रख ली। ऐसे ऐसे प्राइस रख लेंगे ये लोग, एक रेंज में डिसाइड कर लेते हैं कोऑपरेशन के जरिए कि हम इस प्राइस से ऊपर नहीं जाएंगे, इस प्राइस से नीचे नहीं जाएंगे, जिससे कि दोनों को घाटा ना हो और इनके बीच में प्राइस वॉर्स ना हो। ठीक है? प्राइस वॉर्स होता है जब एक कंपनी कस्टमर्स को ल्योर करने के लिए, अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस कम कर देती है, तो फिर राइवल कंपनीज भी और कम प्राइस करती हैं, और ऐसे ही प्राइस कभी ना कभी इतना कम चले जाता है कि जो कंपनीज हैं फिर उन्हें लॉस होने लग जाता है। तो इस प्राइस वॉर्स को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कर लिया। तो इसी वजह से इन ओलिगोपोलीज में हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो थोड़े से इंटरडिपेंडेंट होते हैं हमारे राइवल फर्म्स के ऊपर, क्योंकि यार फिर जो राइवल फर्म्स है उसके संग उसका प्राइस वॉर हो जाएगा, उसका मैटर ख़राब हो जाएगा। तो इसी वजह से जो फर्म्स हैं यहाँ पे बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं लाते अपनी पॉलिसीज़ में और अपनी प्राइस में। पोटेंशियल फॉर कोलिजन और प्राइस लीडरशिप। अब वही है
यहाँ पे प्राइस वॉर्स के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कम फर्म्स हैं और मार्केट पूरा है इनके पास, तो हर कोई टॉप पे आना चाहेगा। तो टॉप पे आने के लिए इनके बीच में प्राइस वॉर्स के होने चांसेस ज़्यादा होते हैं कि किसकी प्राइस कम है, या कौन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, या कौन लीड करेगा इस मार्केट को। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, ये सारे मार्केट्स में देखी जाती है। ओलिगोपोलीज में ये कोई चीज़ नई नहीं है या बिल्कुल एक्सक्लूसिव नहीं है। तो आई होप समझ में आया होगा तुम्हें ओलिगोपोली, कि यहाँ पे बहुत कम फर्म्स होते हैं, कम प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, और थोड़े से बैरियर्स ज़्यादा होते हैं। प्रोडक्ट जो होते हैं वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं और डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं। फर्म्स जो हैं वो एक दूसरे के प्राइस पे डिपेंडेंट रहते हैं, एक दूसरे के डिसीजन पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइस वॉर्स के चांसेस हो सकते हैं, या जिसको यार यहाँ पे बोल दिया है प्राइस पोटेंशियल फॉर कल्यूजन या प्राइस लीडरशिप। तो इन शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया प्राइस वॉर्स भी यहाँ पे हो सकता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री, सेल फोन प्रोवाइडर्स, ये सब इसके एग्जांपल हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नंबर्स में नहीं होते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्टअप कॉस्ट लगती है। आप देख लो ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा स्टार्टअप कॉस्ट लगेगी आपको। रॉ मटेरियल ले लो, मशीनरी ले लो, मैन पावर ले लो, जिसके पास है सिर्फ वही लगा सकता है। तो इसको ख़त्म करते हैं यार, बार बार रिपीट नहीं करूँगा मैं। नहीं समझ में आया दोबारा देखो पीछे जाके, और फिर भी नहीं समझ में आया तो यार कमेंट्स में बताओ क्या समझ में नहीं आया, या फिर आप दूसरा रिसोर्स देख सकते हैं। अब है मोनोपली। नाम से पता चल रहा है कि यार मोनोपली का तो मतलब ही होता है डोमिनेशन या कंट्रोल। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंगल सेलर होता है, वही कंट्रोल करता है मार्केट को। अब मार्केट इन सेंस कि उस प्रोडक्ट के मार्केट को, ना कि पूरी कंप्लीट इकोनॉमी को। समझ रहे हो ना, मैंने जैसे आपको बताया कि यार शू का मार्केट अलग है, एयरलाइन का मार्केट अलग है, किसी भी फूड है उसका मार्केट अलग है, और फूड में भी कौन सा फूड है उसका मार्केट अलग है, ठीक है। तो ये मार्केट जब हम बोलते हैं तो आप इसको वो वाले बाजार से मत कंपेयर करना कि जहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। जो इकोनॉमिक्स में मार्केट होता है वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट होता है। तो ये यहाँ पे नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर द प्रोडक्ट, यहाँ पे इसका कोई सब्स्टिट्यूट होता नहीं है, क्योंकि सिंगल सेलर है। तो यार आपको उसी से जाके बाय करना पड़ेगा, या उसी से जाके जो सर्विस है वो अवेल करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं रेलवेज। तो रेलवेज मोस्टली जो होती है वो गवर्नमेंट ओन्ड होती है, तो यानी गवर्नमेंट ही इसका प्रोडक्शन कर रही है, वही इसको सेल कर रही है, वही प्रॉफिट कमा रही है, वही सब कुछ कर रही है, ठीक है। देखो कुछ डिसीजन जो होते हैं वो नेशनल सिक्योरिटी में लिए जाते हैं। तो रेलवेज का होना, डिफेंस का होना, ये सारे जो डिसीजंस है जो गवर्नमेंट ओन करती है, ये स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले डिसीजन लिए जाते हैं। यानी चीज़ें स्मूथली चलती रहें, और क्योंकि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगी तो वो स्मूथली चलेंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा, कल्यूशन नहीं होगा, वॉर नहीं होंगे, मतलब प्राइस वॉर्स नहीं होंगे, या और भी सारी दिक्कतें नहीं आएंगी, कुछ डॉक्यूमेंटेशन या सर्टिफिकेशन के बैरियर्स नहीं होंगे, तो चीज़ें स्मूथली चलेंगी। तो जितनी भी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती हैं एक नेशन के लिए, वो मोस्टली गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। जैसे रोड्स हो गए, हाईवेज हो गए, रेलवेज हो गया, एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ भी बहुत सारी गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं। फिर डिफेंस कंपनीज़ हो गई, डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हो गए, वो भी बहुत सारे हद तक इंडिया में देखा गया है कि गवर्नमेंट ओन्ड है। फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये भी हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ओन्ड होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ है ना। माइनिंग हो गई और मिनरल एक्सट्रैक्शन हो गया, ये सब यहाँ पे गवर्नमेंट ही डोमिनेट करती है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, मोनोपोली कैसे काम करती है। तो रेलवे सबसे बेस्ट एग्जांपल है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इसका। अब बोलोगे यार हम एक ट्रेन से ना जाके दूसरे ट्रेन से चले जाएंगे, अरे यार तुम दूसरे ट्रेन से चले तो जाओगे, लेकिन वो है तो
एक ही टाइप की रेलवेज ना है, तो वो गवर्नमेंट की रेलवेज ना, प्राइवेट रेलवे से थोड़ी चले जाओगे। तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप तो बस रेलवे चेंज कर रहे हो, मतलब जो रेल है उसे चेंज कर रहे हो, बट आप प्रोडक्ट तो वही यूज़ कर रहे हो ना, रेलवेज। ठीक है, और रेलवेज का कोई सब्स्टिट्यूट है भी नहीं, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी कि कोई दूसरी रेलवेज, तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए इनका कोई सब्स्टिट्यूट होता नहीं है, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। और अगर आप बोलोगे यार हम कार से चले जाएंगे या एयरप्लेन से चले जाएंगे, तो यार वो फिर कंप्लीटली डिफरेंट मार्केट हो गया, वो क्लोज सब्स्टिट्यूट में नहीं आएगा। नेक्स्ट है हाई बैरियर्स टू एंट्री। अब हाई बैरियर्स होते हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी इसको मद्देनज़र रखते हुए, फिर रिसोर्स पे और स्टार्टअप कॉस्ट भी हाई होती है मोस्टली यहाँ पे। अब सीधी सी बात है यार, तुम्हें रेलवेज खड़ी करनी है तो सबसे पहले तो तुम्हें उसके लिए पटरियाँ बिछानी पड़ेंगी, रेलवे लाइंस बिछानी पड़ेंगी, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो, तो वो बहुत मतलब रिसोर्स कंस्ट्रेंड करने वाली चीज़ें होती हैं। तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर करती हैं, बहुत ज़्यादा मैन पावर रिक्वायर करती हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को रिक्वायर करती हैं, और लीगल चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इसमें होती हैं। अब मान के चलो आपको पटरी निकालनी है, बट जो आप जहाँ से आपको पटरी निकालनी है वहाँ पे गांव है, तो अब बताओ आप इस चीज़ को कैसे लीगली सॉल्व करोगे? आपका तो 10 साल में तो वो केस सॉल्व हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें भी, लीगल चीज़ें भी होती हैं, लीगल कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, इस वजह से यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स नहीं आ पाते उतनी ईजिली। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो, उसके पास राइट होता है कि हाँ वो कंपेंसेशन दे देगा आपको, और आपको कहीं और शिफ्ट कर देगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। फर्म इज अ प्राइस मेकर, कैन सेट प्राइसेस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। अब देखो यार, रेलवेज के ऊपर ना कोई कंपटीशन नहीं है, रेलवेज जैसा चाहे जो चाहे वो अपनी प्राइस सेट कर सकती है, क्योंकि वो सिंगल सेलर है, तो वो डिसाइड करेगी आपको यूज़ करना है करो, नहीं करना नहीं करो। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला सिस्टम होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ था, उसकी मोनोपोली हुआ करती थी कंप्यूटर्स में और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स में, तो हर जगह आपको माइक्रोसॉफ्ट दिखता था, बट फिर समय के साथ साथ यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आने लग गए। इंडियन रेलवेज है, पहले भी इंडियन रेलवेज थी, आज भी इंडियन रेलवेज है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है इसका, है ना। यूटिलिटी कंपनीज, अब ये तो मेरे को भी नहीं पता, मैं इसके बारे में अच्छे से प्रॉपर रिसर्च करूंगा और फिर आपको बताऊंगा। तो आई होप मोनोपोली समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो ये था हमारे अच्छा, इसमें ना एक सेक्शन और होता है, और उसको पढ़ेंगे हम इधर, मोनोप्सनी, यानी आप इसको चौथा टाइप मान सकते हो हमारे टाइप ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन में। तो मोनोप्सनी में क्या होता है, सिंगल बायर होता है पर सेलर्स बहुत सारे होते हैं। अब आप सोचोगे यार ऐसा भी होता है क्या, तो मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा कि हाँ ऐसा भी होता है। जैसे कि डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हो गए, अब वो किसको बेचेंगे, वो गवर्नमेंट को ही तो बेचेंगे। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट को ही तो बेचेंगे, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब वो जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही लेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल बायर है लेकिन मल्टीपल सेलर्स हैं। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो कि यार वो क्या विदेश को नहीं बेच सकते? तो यार देखो, नेशनल सिक्योरिटी को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए कई सारे टेक्नोलॉजीज़ को ना देश में ही रखा जाता है, और बाहर भेजा नहीं जाता। ये इंडिया तो करता ही है, बाकी सारी कंट्रीज भी करती हैं। तो आपने देखा कि कैसे डिफेंस और स्पेस की टेक्नोलॉजी में कॉम प्रोडक्शन करने वाले बहुत सारे होते हैं, लेकिन बायर्स जो हैं वो लिमिटेड ही होते हैं, यानी उन्हीं उसी कंट्री की गवर्नमेंट। अब आप बोलोगे यार डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तो यार गवर्नमेंट करती थी ना, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो आते जा रहे हैं इस फील्ड में, और गवर्नमेंट भी अलाउ कर रही है, जिससे कि इस फील्ड में थोड़ा कंपटीशन बढ़े, थोड़ा इनोवेशन आए, थोड़ा ज़्यादा R&D हो और इन्वेस्टमेंट आए, जिससे कि बेटर टेक्नोलॉजी डेवलप हो पाए और कंट्री भी बेटर टेक्नोलॉजी से इक्विप हो पाए।
तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं और वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो मोनोपोली में आपको आई होप समझ में आया होगा कि यहाँ पे सिंगल बायर होता है और मल्टीपल सेलर्स होते हैं। मार्केट पावर, बायर के पास बहुत सारी, अब देखो बायर अकेला है ना, ठीक है, यानी डिमांड जो है वो लिमिटेड है, तो बायर के पास यहाँ पे कंप्लीट पावर होती है कि वो कैसे प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि